हाँ, तो देखिए आप लोग सेक्शन ए का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या है। तो डाइपोल हम लोग कहते हैं कि जब कभी भी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज बहुत नज़दीक रखा हुआ है उसको कहेंगे डाइपोल। तो किसी भी डाइपोल का एक चार्ज ले लेंगे और उनके बीच के डिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो होता है डाइपोल मोमेंट। इसका फॉर्मूला हो जा रहा है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू 12, क्योंकि 12 हम लोग डिस्टेंस मान लिया दोनों चार्ज के भी। तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और डिस्टेंस का हो गया मीटर। तो कूलम इंटू मीटर हो गया इसका डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने था वो था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेम एटम से मिलकर बना हुआ है। तो नेचर में जो है ऑक्सीजन गैस एग्जिस्ट करता है, इसीलिए दो ऑक्सीजन एटम मिल करके जब ऑक्सीजन बनाएगा तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज जीरो होगा। यानी कोई भी एटम स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, कोई भी मॉलिक्यूल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो हो जाता है अगर वो सेम कंस्टिट्यूएंट एटम से मिलकर बना हो। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि डाइबोरेन का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो डाइबोरेन जो है बोरोन हाइड्राइड होता है। बोरोन और हाइड्रोजन को जब जोड़ते हैं तो फॉर्मूला देखिए बनेगा BH3। लेकिन BH3 में इलेक्ट्रॉन की कमी है बोरोन के पास, इसीलिए दो बोरोन आपस में पॉलीमराइज होकर के बना देता है B2H6। इसी में बनाना बॉन्ड के पाया जाता है B2H6। इस तरह से दो बोरोन हुआ, हाइड्रोजन जो है 6 है। इस तरह से अगर अरेंज कर दें इसको तो देखिएगा यहाँ पर बॉन्ड कैसे बना है। यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड 2 बन जाएगा। अब जो बोरोन और बोरोन है एक ही हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। ये बीच का जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं बनाना बॉन्ड। डाइबोरेन में बनाना बॉन्ड है, बाहर में कोवैलेंट है 4, अंदर में 2 बनाना बॉन्ड। इसी को हम लोग कहते हैं 3C2E बॉन्ड। यहाँ पर 2 सेंटर है 2C2E और यहाँ पर 3 सेंटर हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही भाग ले रहा है बॉन्डिंग में। बनाना बॉन्ड का दूसरा नाम 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो क्वेश्चन कहीं आगे आपको मिल सकता है। बनाना बॉन्ड इंपॉर्टेंट है डाइबोरेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है एट 298 केल्विन pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 6। एक सॉल्यूशन का pH कह रहा है कि 6 है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ POH। POH का वैल्यू पूछ रहा है कितना हो। तो हम लोग देखिए फॉर्मूला जानते हैं कि pH और POH का सम जो है जोड़ेंगे जब इसको तो हमेशा 14 होगा। 25 डिग्री पर फिक्स वैल्यू है, या इसे वो कहेंगे 298 केल्विन। इस टेम्परेचर पर pH और POH का सम हमेशा 14 होगा। तो pH दिया हुआ है आपका, तो हमको POH पूछा जा रहा है, हो जाएगा 14 माइनस pH। 14 में से 6 हटा दीजिए तो 6 हटाने के बाद 8 बच गया। यही सॉल्यूशन का हो गया POH वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर कहता है डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, रेड ऑक्स, रेड और ऑक्स से मिलकर बना हुआ है रिडॉक्स। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है।
पिछला सेट में देखिए अलग अलग दिया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इस बार साथ साथ दे दिया है। इसके लिए ट्रिक बताए थे हम लोग, LEOGER, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, लॉस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन, गेन इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन। तो इस फार्मूला से आप लोग आसानी से डेफिनेशन लिख सकते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडॉक्स का डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर है। IUPAC नेम लिखना है। फॉर्मूला देखिए दिया हुआ है CH3 CH2 डबल बॉन्ड, इसके बाद है CH, CH2 के बाद है CH डबल बॉन्ड CH2। CH3 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम करेंगे लंबा चेन। तो लंबा चेन देखिए एक 5 कार्बन का दिख रहा है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कोई ग्रुप पहले आ जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ से ब्रांच में चला गया है। तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट लिखाएगा पेंट। अब वर्ड रूट से पहले 4 नंबर पर मिथाइल लगा हुआ है तो हो जाएगा 4 मिथाइल। 1 नंबर पर डबल है तो 1 इन लिख सकते हैं। तो 1 को वर्ड रूट में अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंटीन। 4 मिथाइल पेंटीन इसका IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। आउट ऑफ बोरोन एंड अल्युमिनियम विच हैड हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रुप 13 का 2 एलिमेंट दे दिया, बोरोन और अल्युमिनियम। तो हम लोग जानते हैं किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाइएगा तो IP जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है तो डिक्रीज करता है, क्योंकि साइज इंक्रीज करेगा। IP डिक्रीजेज बिकॉज साइज इंक्रीजेज। तो इसको देख के बताइए कि भाई बोरोन और अल्युमिनियम में किसका जो है तो IP फर्स्ट IP कह रहा है कि हायर होगा। तो अल्युमिनियम का तो कम हो जाएगा क्योंकि बड़ा साइज हो गया। आंसर हो जाएगा बोरोन है हायर फर्स्ट IP। पहला आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोरोन का हाई होगा। क्यों हाई हुआ? क्योंकि इसका साइज छोटा है। ये जो बोरोन देख रहे हैं इसी का जो है तो फर्स्ट IP हायर हो जाएगा। ये 7 क्वेश्चन था आपको सेक्शन A में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सेक्शन B की ओर। सेक्शन B में लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 से। करें कि राइट अबाउट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन पूछा जा रहा है। तो जब कभी भी हम लोग 1 मोल सबस्टांस को उसके कंस्टिट्यूएंट एटम से बनाएंगे तो जितना एनर्जी रिलीज होगा उसको कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। द अमाउंट ऑफ
energy released when 1 mole of a compound formed from its constituent is called standard enthalpy of formation। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कार्बन सॉलिड है, इसको एयर में यानी ऑक्सीजन में जलाएंगे अगर हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -393.5 किलो जूल पर मोल होता है। तो जितना हीट निकला 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बनाए हैं, जितना तरह के एंथैल्पी निकला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है बी नंबर कि हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ जो है एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। पहला बात इसमें ध्यान रखना है कि बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन तो हेस लॉ कहता है कि यदि कोई प्रोसेस जैसे ए से बी में माने तो एक स्टेप में जा रहे हैं और बी से एक की तरफ फिर हम लोग जब लौटेंगे तो अलग अलग स्टेप में लौटेंगे, तो जितना हीट जो है सो मान लो एब्जॉर्ब किया उतना ही हीट जो है बाहर निकालेगा। हालांकि द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब is equal to amount of heat evolved no matter in which way reaction completed। इतना अगर कोई एब्जॉर्ब किया Q और ए रिलीज कर रहा है तो दोनों का एंथैल्पी बराबर होगा। हेस लॉ कहता है कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अभी निकाल रहा है हीट, इसे निगेटिव साइन लगा देंगे ऐसे तो हीट निकल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं डिफिनेशन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू द देखिए हेस लॉ को हम लोग जब देख रहे थे कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू द हीट रिलीज नो मैटर हाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड हेस लॉ। तो आगे हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस बनाना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो रेजोनेंस किसको कहेंगे? तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एटम का पोजीशन फिक्स हो लेकिन इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो है अल्टर कर जाए, चेंज कर जाए, उसको कहेंगे रेजोनेंस। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में इसको रख दिए।
एक जगह डबल बॉन्ड बनाएंगे, दो जगह सिंगल, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो माइनस चार्ज है इस तरह से दे दिए। वो दोनों तरफ का एरो से बल दिखाएंगे, फिर से इसको पोजीशन को बदल करके, ये डबल बॉन्ड दे दिए इधर, सिंगल देखिए यहाँ पर है। एक पॉसिबिलिटी और है कि डबल बॉन्ड को हम लेफ्ट में ले जाएं, तो इसको हम लोग तीन तरीका से अरेंज कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यही तीनों स्ट्रक्चर कहलाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। ये 10 क्वेश्चन का ये कहता है कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया गैस बना रहा है। तो इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पहला लिखने के लिए तो केपी या केसी लिख सकते हैं। हम लोग केसी लिख रहे हैं, तो केसी जब लिखिएगा तो मोलर कंसंट्रेशन लेना होगा प्रोडक्ट का, और पीछे जो कोएफिशिएंट है ऊपर रख देंगे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन, कोएफिशिएंट को ऊपर रखना है। तो नाइट्रोजन में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसलिए एक है, एक को हम लोग नहीं लिखते हैं, एक अपने समझ आना है। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है H2 गैस, इसमें मिला दिया आयोडीन गैस, तो बना हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। इसका अगर हम लोग केसी लिखें तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज्ड बाय कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज्ड बाय कोएफिशिएंट। यहाँ पर कोएफिशिएंट देखिए 1 है, तो 1 को नहीं लिखे हैं। अगर इसी को हम लोग केपी अगर लिखते हैं, अगर इसी रिएक्शन में केसी की जगह पर केपी लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं? तो केपी में पार्शियल प्रेशर लिखा जाता है, तो राइट का पार्शियल प्रेशर, कोएफिशिएंट ऊपर, डिवाइडेड बाय लेफ्ट का पार्शियल प्रेशर। तो इसको इस तरह से हम लोग केपी लिख सकते हैं। तो केपी या केसी दोनों से दिखा सकते हैं। सी नंबर देखिए है CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड, बना हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर देखिए एक चीज आ गया सॉलिड। सॉलिड का एक्टिव मास होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही वैल्यू रह जाएगा। इसका केसी अगर लिखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट ऊपर, डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट। सॉलिड को हम लोग 1 मान लिए, यहाँ रखेंगे तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 12 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड व्हाई। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पिछला क्लास में भी आप लोग देखे थे। डिसप्रोपोर्शनेशन किसको कहेंगे? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। द रिएक्शन in which one element oxidized and reduced, इसको कहेंगे हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास 4 स्पीशीज देखिए दिया हुआ है, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस,
और ClO4 माइनस। अभी पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा पूछ रहा है, और क्यों नहीं देगा। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एलिमेंट जो देख रहे हैं बीच में क्लोरीन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, -1 बचाने के लिए लिख दीजिए +1। यहाँ हो गया -4, -1 बचाने के लिए हो जाएगा +3, -6 1 बचाने के लिए +5, -8 -1 इलेक्ट्रॉन बचाने के लिए +7। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल एलिमेंट पर ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आ रहा है। देखिए +1, +3, +5 और +7। अब क्लोरीन जो है ग्रुप 17 का एलिमेंट है, जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7 होता है। यानी हम लोग देखिए यहाँ 7 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, 7 से कम की ओर तो जा सकते हैं -1 की तरफ, चूँकि क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, मैक्सिमम +7। तो यहाँ तो +7 में है ही, आगे जाएगा नहीं। बाकी किसी में भी देखिए 1 से हम लोग +7 की ओर जा सकते हैं, -1 की ओर भी जा सकते हैं। यहाँ देखिए 3 से +7 की ओर जा सकते हैं, -1 की ओर जा सकते हैं। +5 से +7 की ओर जा सकते हैं, -1 की ओर जा सकते हैं। तो एक ही कंपाउंड ऐसा मिल रहा है जिसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नहीं करा पा रहे, केवल रिडक्शन हो रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ClO4 माइनस डू नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट है, ClO4 माइनस डू नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट because it cannot be oxidized। इसको आगे हम लोग ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, कहता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ 1 एग्जाम्पल। एक आता है उर्ज रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन से हायर सिमेट्रिकल अल्केन बनाने का मेथड है। कहता है कि व्हेन लोअर अल्काइल हैलाइड हीटेड विथ सोडियम in presence of dry ether, then higher symmetrical alkane is obtained। ये हो गया आपका डेफिनेशन उर्ज रिएक्शन का। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, लोअर 2 मोल, इसको सोडियम के साथ ड्राई ईथर में हीट करेंगे। ड्राई ईथर सॉल्वेंट भी है, इनर्ट मीडियम भी देगा। यहाँ से ऐसे NaCl निकाल देंगे और दोनों आपस में जुड़ जाएगा। CH3 जुट करके देखिए बन गया सिमेट्रिकल इथेन, और इधर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बाहर हो गया। तो ऐसा रिएक्शन कहलाएगा उर्ज रिएक्शन। बी कहता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसी में जो है हमारा देखिए बी है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहा है, एसाइलेशन भी कह सकता था। यहाँ पर कहा हुआ है अल्काइलेशन, यानी अल्काइल ग्रुप को हमको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ बेंजीन का एक रिंग लिए, इसमें कोई भी अल्काइल हैलाइड लेकर के लुईस एसिड के साथ हिट कर दीजिए। तो ऐसा करने से जो ये अल्काइल ग्रुप है आकर के बेंजीन में जुड़ जाएगा। और एक क्लोरीन जो है से
ले लेगा यहाँ से AlCl3 से बन जाएगा AlCl4, जो यहाँ के हाइड्रोजन को फिर से हटा करके अपना HCl बाहर कर लेगा वो। देखिए यहाँ पर बेंजीन में आकर जुट गया अल्काइल ग्रुप, ये जो Cl है यहाँ से जो H हटा उसको ले लेगा और लुईस एसिड ज्यों का त्यों बचा हुआ रह जाता है, इसका नाम है टोल्यूइन। तो बेंजीन का हम लोग अल्काइलेशन कर दिए जिससे बन गया टोल्यूइन, इसको कहेंगे फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, एक्सप्लेन व्हाई द गिवन कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। देखिए एक कंपाउंड दे रहा है और पूछ रहा है कि ये एरोमेटिक क्यों नहीं है, व्हाई दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के लिए हम लोग कंडीशन देखे थे कि फॉर एरोमेटिसिटी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन sp2 होना चाहिए, यानी कि प्लेनर होना चाहिए उसको, और दूसरा था हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा कोई भी फॉर्मूला, ये क्या था, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसमें। अब देखते हैं कि क्या दोनों को फॉलो किया है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए यहाँ पर सिंगल बाउंड है तो हो गया sp3, डबल बाउंड है sp2, डबल बाउंड यहाँ भी sp2, डबल बाउंड यहाँ भी sp2, डबल बाउंड यहाँ भी sp2। तो अगर एक जगह sp3 आ गया, यानी कि पहला कंडीशन को फॉलो नहीं किया। अब इसमें हक्कल्स रूल लगा के देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो हक्कल्स रूल में n का वैल्यू अगर 0 बैठाएंगे तो 4 × 0 + 2, यानी कि देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग n का वैल्यू 1 रख के देखें तो हो जाएगा 4 × 1 + 2, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरा कंडीशन भी फेल हो गया, यानी इस फार्मूला में दो कंडीशन में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो देखिए कि हम लोग अब आगे लिख सकते हैं कि द गिवन कंपाउंड डू नॉट फॉलो the given compounds do not follow the rule of aromaticity. Hence, it is non-aromatic. इस तरह से एक्सप्लेन करना था इसको। नेक्स्ट देखिए, अब ग्रुप सी की ओर हम लोग चल रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है ग्रुप सी। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू, बेंजीन से आपको बनाना है। पहला कहता है कि बेंजीन से पारा नाइट्रो बेंजीन कैसे बनाइएगा। तो एक तरफ लिख देंगे बेंजीन, और इस बेंजीन को हमको कन्वर्ट कर देना है पारा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। देखिए, पारा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाना है। तो पारा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन का पहले फार्मूला लिख ले रहे हैं। ये पारा पोजीशन पर नाइट्रो है
ब्रोमीन यहाँ पर लगा देंगे, 4 पर नाइट्रो आ गया तो होगा पारा नाइट्रो, पारा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। तो इसमें 2 काम करना है, देखिए नाइट्रो ग्रुप भी लाना है और ब्रोमीन ग्रुप भी लाना है। यानी कि इस स्टेप को हम लोग 2 स्टेप में चलेंगे। पहला काम करते हैं हम लोग, इसका कर दे रहे हैं नाइट्रेशन के कॉन्क HNO3 और H2SO4 जब डालेंगे इसमें तो बन जाएगा हमारे पास कि नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का ब्रोमिनेशन कराना है, तो अगर यहाँ से ब्रोमिनेशन कराएंगे तो नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पर चला जाएगा, यानी कि हमारा अप्रोच जो है सो गलत हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे, पहले ब्रोमिनेशन कर ले रहे हैं। सबसे पहले इसका कर दीजिए ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमीन डायरेक्ट अगर जोड़ना है तो यहाँ पर लुईस एसिड लेना होगा FeBr3, तो ये हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। ये पहला बार हम लोग बना लिए ब्रोमो बेंजीन। अब ब्रोमीन जो है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसका जब नाइट्रेशन करेंगे तो पारा पर आ जाएगा नाइट्रो, यानी सेकेंड में कॉन्क HNO3 और H2SO4 डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा पारा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनाने की बात हुआ है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि B नंबर कि बेंजीन पहले लेंगे। अब मेटा पर कह रहा है कि क्लोरो होना चाहिए, मेटा पर नाइट्रो होना चाहिए, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यानी फिर से हमको क्लोरीनेशन कराते हैं अगर, तो क्लोरीनेशन कराने से तो फिर उसी तरह से बन जाएगा, यानी कि पहले इस बार नाइट्रेशन करा लीजिए। इस क्वेश्चन में पहले हम लोग नाइट्रेशन करा देंगे, कॉन्क HNO3 और H2SO4 डाल दिए तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसका करेंगे क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन करने के लिए हमको लुईस एसिड लेना होगा FeCl3, तो मेटा पोजीशन पर आकर क्लोरीन जुट गया है। अब देखिए मेटा का रहा नाइट्रो, तो क्लोरीन सीनियर ग्रुप है, यहाँ से नंबरिंग होगा, इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यानी बेंजीन पहले हम लोग लिए, इससे बना दिए नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन से हो गया पारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर ग्रुप समझना होगा, ये था मेटा डायरेक्टिंग इसीलिए मेटा पर जुटा, वहाँ ब्रोमीन ऑर्थोपारा था इसलिए ऑर्थोपारा पर जुड़े थे। C नंबर देखिए क्वेश्चन है बेंजीन को टोल्यूइन में बदलना है। ये है बेंजीन, इससे कह रहा है टोल्यूइन बनाने के लिए, तो टोल्यूइन मतलब बेंजीन में CH3 ग्रुप ऐड करना है, यह है टोल्यूइन। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे कि जब अल्काइल हैलाइड लिए थे हम लोग और लुईस एसिड LCl3 के प्रेजेंस में जब हिट करेंगे तो ये अल्काइल ग्रुप जाकर के बेंजीन में जुट जाएगा और बन जाएगा टोल्यूइन। तो इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बैलेंस करने के लिए दे रहा है इक्वेशन कि बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए एक इक्वेशन दे रहा है MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, इधर है MnO2
प्लस BrO3 माइनस। इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अल्कलाइन मीडियम में बैलेंस करने के लिए कह रहा है। तो पहला काम करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले रहे हैं। ये Mn का 7 हो गया, यहाँ Mn का हो जाएगा +4, यहाँ ब्रोमीन का हो जाएगा +5। तो Mn 7 से देखिए घट करके हो गया 4, यानी कि हो गया रिडक्शन। ब्रोमीन -1 से बढ़ के हो गया 5, हो गया ऑक्सीडेशन। इसको दो भाग में बांट देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? तो MnO4- का तो रिडक्शन हो गया था। ऑक्सीडेशन हमारा हुआ है ब्रोमीन का, यानी Br- चला गया है BrO3- में। और जो रिडक्शन हुआ वो देख रहे हैं कि MnO4- का हो गया है MnO2 में। इसको बैलेंस करेंगे। देखिए ब्रोमीन तो दोनों तरफ बराबर है, इधर ऑक्सीजन 3 ज़्यादा दिख रहा है राइट साइड में। अल्कलाइन मीडियम में रूल है कि जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उधर उतना ही वाटर जोड़ दीजिए। तो 3 वाटर इधर जोड़ दे रहे हैं और अपोजिट में डबल OH- जोड़ना है। ऐसा करने से एटम बैलेंस हो गया। अब चार्ज देखिए यहाँ हो गया 7-, उधर जो है एक ही माइनस है, यानी कि इधर भी 7 करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 ज़्यादा है लेफ्ट में, तो इधर हम लोग जोड़ेंगे 2 वाटर, अपोजिट में 4 OH-, इधर 4-, इधर 1-, यानी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करना होगा चार्ज बैलेंस करने के लिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बराबर करना है हम लोग को। अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो ब्रोमीन का जो है यहाँ पर था आपका -1 और वहाँ पर हो गया 5 हो गया है, तो 6 बढ़ा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन देखिए ऐड हुआ है यहाँ। MnO4 7 से 4 में 3 घटा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इसको इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए है 6 OH- Br- BrO3- 3H2O + 6 इलेक्ट्रॉन। 2 से जब मल्टीप्लाई किए तो हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, 4H2O, 2 MnO4-, MnO2, 8 OH-, 6 इलेक्ट्रॉन। और देखिए जो भी कॉमन है दोनों तरफ से हटा लेंगे। अच्छा ये तो लिख चुके हैं ना कि जो कॉमन है दोनों तरफ से हटाइए। तो 6 इलेक्ट्रॉन देखिए कैंसिल हो गया, इधर 6 OH है, इधर 8 है, 2 बच जाएगा। वाटर देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 1 बचेगा। तो हमारे पास अब जो बच रहा है वो है 2 MnO4- प्लस Br- प्लस H2O, इतना लेफ्ट में बचा। राइट का प्रोडक्ट हो जा रहा है MnO2 प्लस BrO3- प्लस 2 OH-। यही देखिए आपका बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि राइट द मेन पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ड्रा ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो एमओ थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? तो पहला कहता है कि व्हेन एटम्स collide then two types of
ऑर्बिटल फॉर्म्ड। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, यहाँ पर देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल कर दीजिए, when atomic orbital collide, then two types of orbital formed called bonding orbital and anti-bonding orbital। दो तरह के ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। फिर कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स फील्ड बाय हुंड्स रूल, हुंड्स रूल के आधार पर उसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो हमको नाइट्रोजन का एमओ डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो है एमओ डायग्राम बनाइए। और एमओ ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो देखिए इस तरह से हम लोग दो ठो एनर्जी लेवल दिखलाएंगे दोनों तरफ से। नाइट्रोजन का दो एटम लिए, यही दोनों को टकरा करके और हमको बना देना है मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। कॉन्फ़िगरेशन अगर कीजिएगा इसका तो 1s2 2s2 P 3 टाइप का होता है, अलग अलग कर दे रहे हैं। 2px 2py 2pz, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों में एक एक भरेगा। सेम इसी तरह से इस नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2px 2py 2pz, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में है। तो दोनों एटम का पहला देखिए फर्स्ट s 1s दोनों तरफ से आके टकराएगा। दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, एक नया ऑर्बिटल बनेगा यहाँ, जो नीचे वाला कम एनर्जी वाला हो जाएगा बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, चूँकि एस से टकरा रहा है। यहाँ हो जाएगा सिग्मा 1s2, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। एस में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन था, ये 4 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, बीच में ला करके ऐसे सजा दिए दो दो। इसके बाद सेकेंड एस टकराएगा 2s दोनों तरफ से, 2s2 भी है, इधर भी 2s2 है, नया ऑर्बिटल बना। एक का नाम हो जाएगा सिग्मा 2s2, दूसरा हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। दोनों जगह इलेक्ट्रॉन दो दो भर दिए। अब हमारे पास आया P। तो देखिए P में 3 ठो दिया हुआ है, 2px 2py और 2pz, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इसी तरह से हो जाएगा 2pz 2py 2px। तो यहाँ पर जब टकराएगा Z और Z पहले टकरा करके बना देगा, देखिए सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद जो है एक और बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड जिसको कहेंगे, यानी 2 तरह के ऑर्बिटल बनेगा। तो पाई जो है नीचे बनाएंगे इसे पाई 2py पाई 2pz, और ऊपर में बनेगा सिग्मा पाई 2px। कोई भी ले सकते हैं x y z, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर होता है। 2 ठो से हम लोग पाई बना लिए, एक से सिग्मा बना देंगे। अब इसका एंटी बाउंडिंग यहाँ ऊपर बनेगा पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, और इसका एंटी बाउंडिंग सिग्मा स्टार 2px। अब देखिए इलेक्ट्रॉन भरने की बात है, तो 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 3 6। तो हुंड रूल से पहले भरेंगे, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका पेयर कर दिया, 4 भर गया। इसके बाद यहाँ 1, फिर इसका पेयर किए। तो यही हमारा एमओ डायग्राम हो गया नाइट्रोजन के लिए। यहाँ पर जोड़ कर देख लीजिए टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 4 6 8 10 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन टोटल होना चाहिए था नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, जो बीच से हम लोग देख लिए कि पूरा हो गया।
नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज 10। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे दिया हुआ है 10। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। गैस कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल दिया हुआ है। टेम्परेचर भी दिया हुआ है 300 केल्विन। तो गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। चूँकि डेल्टा जी इजकल टू स्टैंडर्ड है, ऊपर नोट लगा दिया मैंने, स्टैंडर्ड पूछा है -2.303 RT log K। ये फॉर्मूला है, इसमें बैठा के सॉल्व कर देना है। तो देखिए -2.303, R का वैल्यू है 8.314, T हो गया 300 और K का वैल्यू 10 है। log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिए इसको तो 300 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 009096, 3 अंक के बाद डेसिमल देखिए यहाँ लगा 8.314, इतना जो है सो हो जाएगा जूल, चूँकि एनर्जी निकाल रहे हैं हम लोग। अब माइनस कीजिए 8.31 है और यहाँ 690 है, तो कुछ अप्रॉक्सीमेशन कर लीजिए इसको लगभग 691 मान ले रहे हैं। आगे बढ़ाए हैं तो थोड़ा सा इसको कम कर देंगे, अप्रॉक्सीमेटली 8 अगर ले लें तो अप्रॉक्सीमेशन से देखिए आंसर आ जाएगा -8250 जूल। ये आपका आंसर हो गया अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि एग्ज़ाम में भी अप्रॉक्सीमेशन करना होगा। कि 8 7 48 और 7 53 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 8 हुआ, 8 9 72, 7 48 और 7 को जोड़ दीजिए, 48 और 7 55, ये जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है कि राइट कंजुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग। कंजुगेट बेस लिखने के लिए कह रहा है। कंजुगेट बेस किसको कहते हैं, तो कोई भी देखिए एसिड रहेगा, इस एसिड से जब H हटा देंगे H+, जो स्पेसीज बचेगा वो कंजुगेट बेस कहलाएगा। तो हमारे पास देखिए पहला दिया हुआ है HF, तो HF से जब एक H+ हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा F-, यही हो गया कंजुगेट बेस। तो सब एसिड जो दिया हुआ है इसी तरह से लिख लीजिए। H2SO4 का है, यहाँ से एक प्रोटॉन हटाए तो बच गया HSO4-, ये हो गया कंजुगेट बेस। फिर दिया हुआ है H2O, यहाँ से हटा दिए H+, बच गया OH-, कंजुगेट बेस। फिर दिया हुआ है NH3, यहाँ से हटा दिए प्रोटॉन, बच गया NH2-, कंजुगेट बेस। फिर देखिए HCO3-, यहाँ से प्रोटॉन हटाइए, बच गया कार्बोनेट, यह हो गया कंजुगेट बेस। यानी किसी भी एसिड से एक प्रोटॉन हटाने के बाद जो स्पीशीज बचेगा कहलाएगा कंजुगेट बेस। इसका उल्टा अगर किसी स्पीशीज में प्रोटॉन जोड़ देंगे तो बन जाएगा कंजुगेट एसिड। इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू।
एमओ डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखिए बनाना है। तो नाइट्रोजन का हम लोग पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ये 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 दोनों तरफ से इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब यहाँ के पहले 1s फिर 2s फिर ये तीनों का हमको कॉम्बिनेशन करना है। तो पहला अगर देखिए इधर से तो 1s और 1s के टकराने से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ हो जाएगा सिग्मा 1s2, यहाँ हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। अब दोनों में देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन है, इसको हमको अरेंज करना है यहाँ ला करके। तो पहला ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। दूसरा अगर यूज करेंगे 2s, दोनों तरफ से हम लोग इसका यूज करेंगे। देखिए नया ऑर्बिटल बना ऐसे, यहाँ पर था 2s2, इधर भी था 2s2, दो दो इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी सेट कर लीजिए। अब हमारे पास जो है ये बचा हुआ है टू पी एक्स 2py 2pz। देखिए 2px 2py 2pz तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इधर भी इसी तरह से होगा 2px 2py 2pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो p तीन टाइप के हैं, px py pz। तो कोई भी दो p टकरा करके एगो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी दो ठो पाई बनाता है। तो यहाँ से देखिए हम लोग इस तरह से अगर ऑर्बिटल बनाएंगे तो दो टाइप के ऑर्बिटल बनेगा यहाँ। पहले हम लोग पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो मान लीजिए x और y, yz zx कोई भी लेकर के बना सकते हैं पाई। तो 2px 2py x और y लेकर बनाए हम लोग। यहाँ हो जाएगा एक पाई बॉन्ड बनाए, ऊपर में सिग्मा बनाना होगा सिग्मा 2pz। अब इसका एंटी बॉन्डिंग जब बनाएंगे तो पाई स्टार लगा देना होगा 2px और पाई स्टार 2py और एंटी बॉन्डिंग यहाँ हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा स्टार 2pz। अब जो है से इलेक्ट्रॉन भरने की बात है। तो यहाँ देखिए 6 इलेक्ट्रॉन को हमको अरेंज करना है। यहाँ दो नया ऑर्बिटल बनल है, तो एक जगह दो रखेंगे। अब यहाँ भी दो रखा गया, इस तरह से कंप्लीट हो गया है। तो एनर्जी लेवल जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, तो देखिए लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, यानी कि हुंस रूल को फॉलो किए हैं। अहबाउ प्रिंसिपल भी फॉलो किया गया है इसमें। तो यही हो गया MO डायग्राम। अगर इसका MOEC लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक लिख देना है सिग्मा 1s2। इसके बाद आया है देखिए सिग्मा स्टार 1s2, पहला लिखा गया। दूसरा आया है सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा जो लिखा है पाई 2px
बराबर है पाई टू पी वाई। दोनों का एनर्जी बराबर है। दोनों में देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो यहाँ दो दिखा सकते हैं, फिर यहाँ दो भरे थे यहाँ दो दिखा दीजिए। इसके बाद आया आपका सिग्मा टू पी जेड, इतना एक साथ है। अब इसका एंटी बॉन्डिंग बना पाई स्टार टू पी एक्स बराबर पाई स्टार टू पी वाई। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है। और लास्ट में था सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो ये जो नीचे से ऊपर कर लिख लिए हम लोग, ये कहलाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर क्वेश्चन दे देता बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तो इसका फार्मूला होता है, देखिए NB माइनस Na/2। इस फार्मूला से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं इसका। बॉन्डिंग में देख लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 इलेक्ट्रॉन दिखला रहा है बॉन्डिंग में। और स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग में देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 4 ही है, यानी 6/2 3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही बॉन्ड बनता है, इसलिए नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 आया है। तो इस तरह से एमओ डायग्राम से प्रूफ हो गया है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड बन सकता है। NB मतलब है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और A मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है नीचे वाला होगा और स्टार वाला होगा एंटी बॉन्डिंग। स्टार जहाँ पर लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों का संख्या गिनकर घटा देना है, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को बहुत सारा कंसेप्ट इसको सॉल्व करने से प्राप्त हो रहा है, और कोशिश कीजिए 2-4 बार इसको बनाइए अपने से भी, बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। कर